नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या आपका स्वागत करती हूँ। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको नन तक की कहानी बताई हुई है एंड आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 189 तक कर ली होगी प्रैक्टिस। देखिए दोस्तों, हम एक दिन ज़रूर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बांधेंगे जिसके अंदर मैं आपकी PSS यानी प्रॉब्लम सेशन क्लास ज़रूर रखूँगी। देखिए दोस्तों, मैंने शीट में, क्योंकि जो PDF का लिंक आपको भेजा हुआ है उसके अंदर कुछ एक्सरसाइजेस भी गिवन हैं, उन एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है और उनकी PSS हम एक दिन ज़रूर रखेंगे। मैं आपको बता दूंगी किस दिन रखेंगे, मैं आप तक मैसेज ज़रूर पहुंचा दूंगी। फिलहाल आज की क्लास में दोस्तों हम नन से आगे की कहानी के बारे में जिक्र कर रहे हैं। मैं आपसे फिर कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ जो कि सिंगुलर और प्लूरल कैसा भी खेल खेल सकते हैं, और उन्हीं में से जो पहला सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों वो है ऑल। देखो दोस्तों, ये ऑल जो है इसकी हिंदी होती है सब। सबसे बड़ी दिक्कत इस ऑल के साथ ये है दोस्तों कि ये लिविंग के लिए भी यूज़ होता है और ये नॉन लिविंग के लिए भी यूज़ होता है, और उससे बड़ी बात ये कि ये काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज़ होता है और ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज़ होता है। जैसे कि आप ऑल स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं और ऑल वाटर भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों, अगर ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ हो रहा है तो आप मुझे बताओ कि प्लूरल कैसे हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ हो रहा है तो ये एक के लिए यूज़ कैसे हो सकता है। मतलब आप कैसे बोल सकते हो ऑल स्टूडेंट, अपने आप आपके मुंह से ऑल स्टूडेंट्स ही निकलेगा। तो इस ऑल के साथ परेशानी यही है कि ये काउंटेबल प्लस अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन के साथ यूज़ होता है। तो यानी ये कभी सिंगुलर और कभी प्लूरल दोनों का ही खेल खेलता है। तो दोस्तों, आपको ऑल में कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ ये कि आपको ऑल को फील करना पड़ेगा कि ये आया किसके लिए है, यानी ऑल के बाद आने वाला नाउन। लेकिन अगर दोस्तों ऑल के बाद नाउन गिवन नहीं है तो फिर आपको सिंगुलर को भी सही मानना है और प्लूरल को भी, क्योंकि आपको क्या पता कि ऑल किसके लिए आया है। ठीक है, तो अगर ऑल के साथ नाउन दिया हुआ है तो उस नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। मतलब अगर मैं ऑल स्टूडेंट्स बोलूँगी तो प्लूरल, और ऑल वाटर बोलूँगी तो सिंगुलर, ऑल मनी बोलूँगी तो सिंगुलर। इज इट क्लियर। लेकिन अगर मैं आपको नाउन ना दूँ तो फिर ऑल के साथ सिंगुलर को भी सही मानते हैं और प्लूरल को भी सही मानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सेंटेंस नंबर 190 की बात करते हैं। दोस्तों 190 के अंदर क्या मैंने आपको बताया ऑल किसके लिए आ रहा है? नहीं, ऑल डैश रेडी नाउन है ही नहीं। तो जब पता ही नहीं है ऑल किसके लिए तो ऑल आर रेडी भी सही और ऑल इज रेडी भी सही। ऑल आर रेडी यानी मैं व्यक्तियों की बात कर रही हूँ, सब तैयार है भाई चलो। और ऑल इज रेडी मतलब मैं नॉन लिविंग की, भाई मैंने पार्टी अरेंज करी थी और सब तैयारियां हो चुकी है, ऑल इज रेडी। तो ऑल आर रेडी भी सही और ऑल इज रेडी भी सही। वाई? बिकॉज यू डोंट नो द नाउन फॉर विच ऑल इज यूज्ड। चलें और आगे। सिमिलरली दोस्तों 191 अगेन आपको नहीं पता किसके लिए ऑल इज वेल भी सही और ऑल आर वेल भी सही। अगेन आगे चलते हैं, ऑल इज रेडी, ऑल आर रेडी। तो दोस्तों जब तक आपको ये पता ना हो कि ऑल किसके लिए आया है तब तक सिंगुलर भी सही और प्लूरल भी सही। अगेन नेक्स्ट, ऑल द मनी। अब पता चल रहा है आपको किसके लिए आया है, मनी के लिए। मनी सिंगुलर है, हैज बीन। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, अब पता चल रहा है स्टूडेंट्स के लिए क्या आएगा, वर। ऑल ऑफ द गर्ल्स हैव, यानी कि ऑल की कहानी क्या कहती है कि ऑल के लिए मैं ये नहीं कह सकती कि हमेशा सिंगुलर होगा या हमेशा प्लूरल। ऑल के लिए मैं बस सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मैं फील करूँगी किसको, मेरे नाउन को। नाउन सिंगुलर तो ऑल भी सिंगुलर, नाउन प्लूरल ऑल भी प्लूरल। लेकिन अगर नाउन ही नहीं दिया हुआ हो तो सिंगुलर भी सही, प्लूरल भी सही। और आगे चलूँ दोस्तों, अब मैं बात कर रही हूँ नो की। दोस्तों जरा रिकॉल करना, ये नो मैंने आपको एक जगह और बताया था जब मैंने आपको एंड कंजंक्शन पढ़ाया था। वेरी गुड। तब मैंने आपसे कहा था कि अगर नो को एंड के साथ लगाते हैं तो हमेशा सिंगुलर मानते हैं, और मैंने तब ये भी कहा था कि मैं नो एक जगह और पढ़ाऊंगी, वो यही जगह है दोस्तों। अगर नो एंड के साथ नहीं आ रहा है, यानी नो अकेला है, नो के साथ आपने एंड कंजंक्शन का यूज नहीं किया है, तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है?
अब आप ये नहीं कह सकते कि नो हमेशा सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आपको नहीं पता नो किसके लिए यूज हो रहा है। अगेन नो वाटर भी बोल सकती हूँ, नो स्टूडेंट्स भी बोल सकती हूँ। अब वाटर बोल दिया तो सिंगुलर और स्टूडेंट्स बोल दिया तो प्लूरल। मैं नो बुक भी बोल सकती हूँ, नो बुक्स भी बोल सकती हूँ। नो बुक बोला तो सिंगुलर, नो बुक्स बोला तो प्लूरल। अगेन आपको फील करना है। फिर वापस आपकी कहानी किस पे चली गई? नाउन पे। यानी ऑल में भी आप क्या चेक कर रहे थे? नाउन। और नो में भी आप क्या चेक कर रहे हो? नाउन। बस शर्त है कि इस नो के साथ क्या नहीं होना चाहिए? एंड। क्योंकि अगर नो के साथ एंड कंजंक्शन है तब तो ये नो हमेशा सिंगुलर है। लेकिन अगर नो के साथ एंड नहीं है देन यू हैव टू फील योर नाउन। इफ योर नाउन इज सिंगुलर देन यू विल यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, एंड इफ योर नाउन इज प्लूरल देन यू विल यूज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। फॉर एग्जाम्पल सी सेंटेंस नंबर 196। नो वर्क किसके लिए आया है? वर्क। क्या है वर्क? अनकाउंटेबल नाउन। क्या यूज करेंगे आप? हैज बीन। नेक्स्ट आप देखिए, नो वर्क फिर वापस किसके लिए आया है? सिंगुलर के लिए। नेक्स्ट देखो, नो पेन अब किसके लिए आया है? पेन है कि पेन्स है? पेन है, वॉज। नो बुक, वॉज। नो पेन्स, प्लूरल, वर। यानी नो की कहानी फिर क्या कहती है कि नो जिसके लिए आएगा अगेन मेरी हेल्पिंग वर्ब उसकी अकॉर्डिंग आएगी। तो दोस्तों दो कहानी की बात हमने कर ली, एक ऑल की और एक नो की। दोनों में हम किसे फील कर रहे हैं? नाउन को। इज इट क्लियर और नॉट? देखो दोस्तों नो अकेला नहीं आता। जैसे मैंने आपको ऑल के लिए कहा था कि अगर नाउन नहीं आएगा तो आप सिंगुलर को भी सही मानोगे और प्लूरल के लिए भी। नो के साथ नाउन लगाना मैंडेटरी होता है, अकेला नहीं आता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलें आगे। दोस्तों अब मैं कुछ बातें कर रही हूँ ऐसे सेंटेंसेस की जो मैथ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मैथ से रिलेटेड है। दोस्तों देखो मैथ से रिलेटेड सेंटेंसेस में आपको एग्जाम में दो तरीके की एरर मिलेगी। पहली एरर की मैं आपसे बात कर रही हूँ दोस्तों, आपने फ्रैक्शंस जरूर पढ़े हैं मैथ्स के अंदर। दोस्तों देखो फ्रैक्शंस लिखने के दो तरीके होते हैं। या तो मैं ऐसे लिखूं नंबरिंग के फॉर्म में, जैसे मैंने लिखा 2/3, या फिर मैं ऐसे लिखूं 1/4, 1/7, यानी कि मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रही हूँ। और दोस्तों फ्रैक्शंस को वर्ड्स में भी तो लिखा जाता है अल्फाबेट्स में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 2/3 को ये भी तो लिख सकती हूँ 2/3, 1/4 को 1/4, 1/7 लिख सकती हूँ, बिल्कुल। और एग्जाम्पल लूँ तो 2/5। दोस्तों पहली एरर एग्जाम में आपको हो सकता है कि ये फ्रैक्शन से मिल जाए। वो कैसे? वो ऐसे दोस्तों कि ये जितने भी फ्रैक्शंस मैंने अभी लिखे हैं आपके सामने, ये सारे आपको सही लग रहे होंगे। लेकिन दोस्तों इनमें से कुछ फ्रैक्शंस गलत भी हैं। वो गलत कैसे हैं वही हमें देखना है। देखो दोस्तों फ्रैक्शन करते समय या फ्रैक्शन का कोई भी सेंटेंस अगर आपके सामने आता है तो आपको ये चेक करना है कि ये जो फर्स्ट नंबर आपने लिखा है वो 1 है या 1 से ज़्यादा। दोस्तों अगर वो फर्स्ट नंबर 1 है तो सिंगुलर है, और अगर वो नंबर 1 से ज़्यादा है तो बट ऑब्वियस प्लूरल ही होता है। दोस्तों 2 तो प्लूरल ही होगा ना, मतलब 2 जिसके लिए यूज हुआ है वो चीज़ तो प्लूरल ही होगी ना। तो दोस्तों आपने सबसे पहले इस नंबर को ही चेक करना है। अगर वो नंबर 1 है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 के बाद आने वाला नंबर भी सिंगुलर ही होगा। ये 1 किसको क्वालिफाई कर रहा है? 5th को, फोर्थ को, तो ये 4th भी सिंगुलर। और यहाँ पे 1 किसको क्वालिफाई कर रहा है? 7th को, तो ये 7th भी सिंगुलर। लेकिन दोस्तों अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो यहाँ पर ये 2 किसको क्वालिफाई कर रहा है? 3rd को। और दोस्तों 2 एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, तो ये इसे भी क्या बनाएगा? प्लूरल, थर्ड्स, 2/3। सिमिलरली 2/5। अब ये आपको बोलने में अटपटे लग रहे होंगे, क्यों? क्योंकि आपने कभी पढ़ा ही नहीं है एरर। ये एरर क्या है दोस्तों कि फ्रैक्शंस में आपको क्या जज करना है? पहले नंबर को। ये पहला नंबर हमेशा मैथ्स में इसके लास्ट वाले नंबर को क्वालिफाई करता है।
अगर आप वन का इस्तेमाल कर रहे हैं तब तो अगेन जो नेक्स्ट आपने लिखा है वो भी सिंगुलर ही आएगा, लेकिन अगर आप नंबर वन से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उसके आगे जो कुछ भी आपने लिखा है वो प्लूरल ही आएगा। यानी अगर आप 1/5 लिख रहे हो तो फिफ्थ लिखोगे, लेकिन अगर आप 2/5 लिख रहे हो तो 2/5 लिखोगे। इज इट क्लियर? लेकिन आप बोलोगे मैम ये चीज़ हमने तो कभी देखी ही नहीं, ना कभी सुनी। दोस्तों वो आपने इसलिए नहीं देखी और इसलिए नहीं सुनी क्योंकि ये 2 और ये 5th के बीच में अगर मैं ये हाइफन लगा दूं, क्या लगा दूं दोस्तों? हाइफन लगा दूं तो फिर फिफ्थ मैथ्स नहीं आता। क्यों नहीं आता दोस्तों? क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में इस हाइफन को हमेशा सिंगुलर माना गया है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर आप 2 और 5th के बीच में हाइफन नहीं लगाते हो तो आपको 2/5 बोलना पड़ेगा और ये ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप 2/5 ही बोलना चाहते हैं तो आप बीच में क्या लगा दें? हाइफन। Why? Because hyphen is considered as singular in English grammar. तो दोस्तों कभी अगर बोलते बोलते आप 2/5 बोल दो और सामने वाला व्यक्ति बोले कि यार गलत बोल दिया तूने, तो भाई मैंने तो हाइफन लगा के बोला था, तुझे हाइफन नहीं दिखा क्या? है ना? तो आप अपने आप को करेक्ट जरूर कर सकते हैं कि अगर आप 2/5 के बीच में हाइफन लगा रहे हैं तो भले ही आप फिफ्थ में एस ना लगाएं, लेकिन अगर आप 2/5 के बीच में हाइफन नहीं लगा रहे हैं तो आपको 2 के अकॉर्डिंग फिफ्थ में क्या बोलना पड़ेगा दोस्तों? एस बोलना पड़ेगा। इज इट क्लियर? और रही बात यहाँ पर हेल्पिंग ऑफ वर्ब की, ये तो फर्स्ट एरर थी, सेकेंड की बात मैं कर लेती हूँ कि यदि आप यहाँ पर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो वो आपको फील ही करनी पड़ेगी कि एक्चुअली आपने ये 2/3 किसके लिए लगाया है। अगर आप 2/3 ऑफ वाटर बोल रहे हैं तो सिंगुलर, और अगर आप 2/3 ऑफ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं तो प्लूरल। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला 1/3, ये 1 के अकॉर्डिंग दोस्तों देख लो आप, थर्ड सही है क्या? हाँ, क्योंकि 1 सिंगुलर है, थर्ड आएगा। 1/3 ऑफ द मिल्क इज, मिल्क की बात कर रहे हो। 10% ऑफ द, किसकी बात कर रहे हो? टी की, इज, ये देखो दोस्तों 3 के अकॉर्डिंग फोर्थ में एस। वाई? बिकॉज बीच में हाइफन नहीं है। हाइफन लगा दूं तो फोर्थ में से एस हटा सकती हूँ, लेकिन क्योंकि हाइफन नहीं है तो 3 क्योंकि प्लूरल है तो फोर्थ में क्या आ गया? ऑटोमेटिकली एस। सही है। अब ये आ किसके लिए रहा है? बुक्स के लिए, प्लूरल आर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अगेन 2 के कारण फिफ्थ में एस, आर। क्यों? बात किसकी कर रही हूँ? बुक्स की। नेक्स्ट देखते हैं 2/5, 2 के कारण फिर फिफ्थ में एस, अब बात किसकी कर रही हूँ? बुक की, इज। 2 क्या आएगा? एस, फिफ्थ सिंगुलर है, देखो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। दोस्तों ये सारी चीजें चेक करनी है आपको। क्यों? क्योंकि यही जगह है जहाँ आपको एरर स्पॉटिंग भी सीखनी है और यही जगह है जहाँ फिलर भी सीखना है। नेक्स्ट देखते हैं 40%, किसकी बात कर रहे हो? स्टूडेंट्स की। हैव, सम, कॉफी। कॉफी ऑलरेडी अनकाउंटेबल नाउन है, सवाल ही पैदा नहीं होता प्लूरल का। तो हाफ 1 से कम होता है, ज्यादा होता है? कम होता है। लैंड, लैंड वैसे ही अनकाउंटेबल नाउन है, इज इरिगेटेड। नेक्स्ट देखते हैं देयर इज या देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, किसकी बात कर रहे हो दोस्तों आप? लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स की। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स। और यहाँ किसकी बात कर रहे हो? वाटर की, इज। तो जब ऊपर वाले सेंटेंस में स्टूडेंट्स था तो आर है, नीचे वाले सेंटेंस में वाटर है तो इज है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हाफ। मुझे बताना जरा, हाफ 1 से कम होता है कि ज्यादा होता है? कम होता है ना, तो हाफ किसको क्वालिफाई करेगा? किलो को। क्या आएगा? किलोज की किलो, किलो। नेक्स्ट हाफ फिर 1 से कम, हाफ एन आवर। अ हाफ, दोस्तों अ हाफ का मतलब होता है 1/2 किलो, 1/2 किलो। तो 1/2 किलो 1 से ज्यादा हुआ कि कम? 1/2 किलो दे दो, अ हाफ किलो या अ हाफ किलोज? अ हाफ किलो, हाफ तो किलो को ही क्वालिफाई करेगा ना। नेक्स्ट चलते हैं अ हाफ आर। अब ये 1.5 मतलब 1 भी है और हाफ भी है, यानी 1.5, और 1.5 1 से ज्यादा होता है
तो 1.5 किलोज। अगेन यहाँ पे अ किसको क्वालिफाई करेगा, किलो। अब दोस्तों देखो, अब आप चाहो तो 1 बोल लो, चाहो अ बोल लो, बात तो एक ही है, दोनों ही सिंगुलर ही होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एन आर, अगेन सिंगुलर एन। नेक्स्ट देखते हैं 2 के अकॉर्डिंग क्या आएगा, किलो की किलोज, किलोज। आगे बढ़े 5, 1 से ज्यादा है, आवर्स। 2.5, ढाई, 1 से ज्यादा है ना, किलो। ही हैज 1, रुपी की रुपीज, रुपी। आई हैव 1 आवर, अ पाउंड एंड अ क्वार्टर। तो दोस्तों आई होप ये एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हुए होंगे। ये मैथ से रिलेटेड कह सकती हूँ, यानी कि फ्रैक्शंस या फिर कुछ करेंसी बेस्ड एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग सेकंड वाले को क्वालिफाई करते हो। अगर फर्स्ट नंबर 1 है तो सेकंड सिंगुलर आएगा, और अगर फर्स्ट नंबर 1 से ज़्यादा है तो सेकंड जो उसके आगे लिखा हुआ है वो प्लूरल आएगा। आगे सेंटेंसेस और देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ सक्सेस डैश वेरी लो। दोस्तों इस क्वेश्चन पे आप ज़रा इंपॉर्टेंट लगा लेना और इसको ज़रा ध्यान से हम लोग देखते हैं। देखो दोस्तों, मैंने आपसे पिछली वीडियो में मैनी की बात की थी, फिर नंबर वैरायटी की बात की थी। तो मैंने आपसे ये कहा था द वाले हमेशा सिंगुलर होते हैं, लेकिन उस द के 4 अपवाद भी बताए थे। देखो दोस्तों, ये वर्ड है द परसेंटेज। यहाँ पे अगर आप परसेंटेज को देखो तो मैथ्स का सेंटेंस लगता है, लेकिन अगर आप परसेंटेज से पहले द को देखो तो फिर द वाला सेंटेंस भी लगता है। देखो दोस्तों, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से मैथ्स का सेंटेंस है तो शायद फील करना पड़ता, लेकिन फिर द को कैसे छोड़ दूँ। तो ग्रामर ने परसेंटेज वर्ड को तो द के साथ रखा है, लेकिन अगर आपको उसको मैथ्स का मानना है तो वहाँ आप परसेंटेज की जगह परसेंट वर्ड का यूज़ करते हैं। आप परसेंट वर्ड के पहले बोलते हैं 40%, 50%। कभी ऐसे बोला 40%, 50%, नहीं दोस्तों, आप 40%, 50%, 60% परसेंट बोलते हैं अगर आप आगे नंबर बोल रहे हैं तो। और अगर आप परसेंटेज बोलते हैं तो ये द के बिना नहीं बोला जाता। ये एक और आर्टिकल की एरर कि इफ़ यू आर यूजिंग अ वर्ड परसेंटेज देन यू हैव टू यूज द आर्टिकल द, एंड इफ यू आर यूजिंग द आर्टिकल द विद परसेंटेज देन दिस सेंटेंस विल कंसिडर्ड इन द। यानी ये सेंटेंस अब किसका माना जाएगा, द का सेंटेंस माना जाएगा, और द हमेशा क्या माना जाता है, सिंगुलर। तो दोस्तों ध्यान रखें कि अगर आप द परसेंटेज बोल रहे हैं तो पहली बात तो परसेंटेज के पहले आर्टिकल आता है द, और ये हमेशा क्या कंसीडर किया जाता है, सिंगुलर, क्योंकि मैं सेंटेंस किसका मान रही हूँ, द का। लेकिन अगर आपको इसका मैथ्स का मानना है तो आप परसेंटेज वर्ड का यूज़ ही ना करें, आप परसेंट वर्ड का यूज़ करें। तो द परसेंटेज जब आ गया है तो मुझे कोई मतलब नहीं कि किसके लिए यूज़ हुआ है। जैसे ही द परसेंटेज देखा वॉज, क्योंकि आप ये गड़बड़ यहाँ कर सकते थे। आप क्या करते, आप एक्सपर्ट टीचर्स को देख के आर कर देते, लेकिन मेरा सेंटेंस तो द परसेंटेज है, इज। ये मैंने आपको बताई थी दोस्तों द की एक्सेप्शन, जाति, कि जब आप एडजेक्टिव से पहले द का यूज़ करते हैं तब आप उसे क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव, और वो क्या होता है, हमेशा प्लूरल, क्योंकि आप जाति की बात करें ना। दोस्तों जब आप ऑलरेडी द के बाद पुअर लगा के उसे प्लूरल ही बोल रहे हैं तो पुअर से लगाने की क्या ज़रूरत है भाई। द पुअर प्लूरल ही होता है ना। कभी सुना है क्या, बहुवचन का भी बहुवचन, यानी प्लूरल का भी प्लूरल। मतलब मैंगोज तो प्लूरल है ही, आगे एक ही ऐसा और लगा देते हैं तो प्लूरल का प्लूरल हो जाएगा। इज इट राइट? नहीं ना, सिंगुलर का ही तो प्लूरल होता है ना। तो वो पुअर के पहले जब द लगाया था तो मैंने उसे वैसी ही जाति बना दिया। ऐसे ही द सिक थोड़ी ना होगा, द सिक। देख लो आप हेल्पिंग वर्ब। फिर द ऑनेस्ट, द लेबोरियस, लेबोरियस नहीं, द लेबोरियस गो अहेड इन देयर लाइव्स। दोस्तों इस क्वेश्चन पे भी जरा आप इंपॉर्टेंट देखें। क्यों? देखो दोस्तों, रिच, हालांकि रिच की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, रिच आ सकता था, लेकिन आप इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, तो प्लूरल है तो रिच तो आएगा नहीं। ये लो, अच्छा रिचेस आ सकता है, बिल्कुल। देखो दोस्तों, रिच जो वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव है,
इसका मतलब होता है अमीर। और जब आप रिचेस वर्ड बोलते हो ना, इस रिच के आप इस एडजेक्टिव के दो तरीके से प्लूरल बना सकते हो। एक तो आप रिच का रिचेस लिख दो, इसका मतलब ये नहीं अमीर का अमीरों, नहीं, इस रिचेस का मतलब होता है संपत्ति। भाई उसकी रिचेस बहुत ज़्यादा है, उसकी संपत्ति बहुत ज़्यादा है। और या फिर आप इस रिच का एक तरीके से और प्लूरल बना सकते हो द रिच लिख के। ये शो करती है जाति, अमीरों की जाति। यार इस कॉलोनी में तो सारे के सारे ही अमीर है, तो द रिच आर लिविंग इन दिस कॉलोनी। तो यानी रिच वर्ड जो कि एक एडजेक्टिव है, जो कि सिंगुलर है, आप उसके प्लूरल कितने तरीके से बना सकते हो? दो तरीके से। आप रिच का रिचेस भी लिख सकते हो, लेकिन उस रिचेस का मतलब क्या होगा दोस्तों? संपत्ति। और आप रिच का द रिच भी बोल सकते हो, वो किसको शो करेगा? जाति को। तो यहाँ पर क्योंकि आपने हैव बोला, तो इस हिसाब से तो रिचेस भी सही है कि जिनके पास दौलत होती है उनके पंख होते हैं। और आप चाहो तो यहाँ पर द रिच का यूज भी कर सकते हो कि द रिच हैव विंग्स, यानी जो अमीर लोगों की जाति है उनके क्या होते हैं? पंख होते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, फिर वापस आप किसको देखोगे दोस्तों? आर को। रिच तो आएगा नहीं, रिचेस। द फ्रेंच आर अ ब्रेव पीपल। नेक्स्ट, द रिच इज, द आ गया ना रिच के साथ, जाति को शो करेगा और जाति सिंगुलर होगी नहीं, आर लेजी। फिर द आ गया, आर लेबोरियस। नेक्स्ट देखते हैं, फिर वापस द पुअर, जाति बना दिया आपने, आर। द हिंदू दोस्तों 236 और 237। हालांकि दोस्तों हिंदू एक जाति है, और जब मैंने हिंदू के पहले द लगाया तो मैंने उसे जाति के लोगों में तब्दील कर दिया। यानी हिंदू तो एक व्यक्ति की बात कर रही थी, और द हिंदू में मैंने पूरी जाति कम्युनिटी ले ली हिंदुओं की। लेकिन दोस्तों द हिंदू जब यूज़ हो रहा हो सेंटेंस में, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि द हिंदू न्यूज़पेपर का नाम भी है, और क्योंकि द हिंदू जब न्यूज़पेपर के नाम के तौर पर आएगा तो सिंगुलर होगा। तो दोस्तों जब भी आपके सेंटेंस में द हिंदू का यूज़ हो रहा हो, तो यू हैव टू फील द सेंटेंस कि वो कहीं न्यूज़पेपर के लिए तो यूज़ नहीं हो रहा। हालांकि दोस्तों एग्जामिनर कभी कभी आपको एक हिंट दे देगा इस इन्वर्टेड का, कि वो द हिंदू को किसके साथ लिखेगा? इन्वर्टेड के साथ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, इसीलिए मैं आपको इन्वर्टेड वाला फंडा नहीं सिखा रही हूँ। मैं आपको यही कहूँगी कि जब भी सेंटेंस में द हिंदू यूज़ हो, तो आप क्यों ना सेंटेंस को फील ही कर लो कि वो द हिंदू जाति के लिए आया है या फिर न्यूज़पेपर के नाम के लिए आया है। जैसे कि सेंटेंस नंबर 236 की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों यहाँ आपने एक वर्ड यूज़ किया है इंटेलिजेंट। और मुझे बताओ अखबार कैसे इंटेलिजेंट हो सकता है? क्या वो व्यक्ति है क्या? इंटेलिजेंट तो लिविंग चीज़ ही हो सकती है ना। तो यानी जाहिर सी बात यहाँ पर द हिंदू किसके लिए आया है? जाति के लिए, तो आर आएगा। वैसे ही 237 को मैंने जैसे ही पढ़ा तो यहाँ पर क्या लिखा है? अ गुड डेली। अब अ गुड डेली से साफ जाहिर हो रहा है कि ये न्यूज़पेपर के नाम के लिए आया है, तो सिंगुलर आएगा, तो द हिंदू इज अ गुड डेली। तो एक ही अपवाद आपको यहाँ से मिलेगा और वो है द हिंदू, क्योंकि ये न्यूज़पेपर का नाम भी है। देखो दोस्तों यहाँ तक के यानी कि ऑल, नो और मैथ्स, किन तीन वर्ड्स की मैंने बात की है? ऑल, आप इसे ट्रिक के तौर पर याद भी रख सकते हो, ऑल, नो, मैथ्स। इन तीनों ही सेंटेंसेस में, यानी इन तीनों तरीके के सेंटेंसेस में आपने सेंटेंस को फील करके ही आपकी हेल्पिंग वर्ब ऑफ वर्ब लगाई है, यानी नाउन को देखकर ही लगाया है। बस मैथ्स में एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर वो फ्रैक्शन है तो फर्स्ट वर्ड सेकंड को क्वालिफाई कर रहा है, सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, लेकिन अगर बीच में हाइफन है तो फिर तो सिंगुलर। नो में नाउन को देखकर, ऑल में नाउन को देखकर, नाउन नहीं है अगर ऑल में तो सिंगुलर को भी सही मानना है और प्लूरल को भी। और एक अपवाद क्या पढ़ा है हमने आज? द हिंदू। और दूसरा अपवाद क्या पढ़ा है? द परसेंटेज। दोस्तों यहाँ तक का रिवीजन आपको करके रखना है, यहाँ तक की एक्सरसाइजेस भी आपको करके रखनी है। हम एक दिन पीएसएस का ज़रूर लेंगे और आगे का चैप्टर आपको आगे के वीडियोज़ में ज़रूर सेंड कर देंगे।
दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर आपको ज़रूर करना है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी आप ज़रूर से कर लें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे। तब तक यहाँ तक का रिवीजन आप अप टू डेट रखें। जय हिंद, जय भारत।